Hello everyone, welcome to my channel once again. My name is Christina Velez and I am teaching you social study of class 8th, 9th, 10th and 11th, 12th geography and history on this channel. So ये रहा एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन और आज हम करने जा रहे हैं आपका सोशल स्टडी का क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वैसे तो ये। और नाइन्थ में अभी तक आपका हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने स्टडी किया है, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन जब आप 10th में जाओगे तो आपका जो नेशनलिज्म इन यूरोप है हल्का फुल्का उसकी स्टोरी जो है ना, इन सब की स्टोरी एक दूसरे से मिलती जुलती है। यानी कि इसमें वो पार्ट्स पढ़े हैं जो आप 10th में नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ोगे। इसमें कुछ चीज़ें वहाँ के बारे में भी कुछ टॉपिक्स में डाली हुई हैं, कुछ टॉपिक्स में एक्सप्लेन किया है कि पूरे यूरोप में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सोशलिज्म इन यूरोप और 10th में पढ़ेंगे नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, तो वहाँ पर सोशलिज्म का यहाँ पर हम देख रहे हैं यूरोप में सोशलिज्म कैसे बढ़ा आगे चल के, और 10th में हम देखेंगे कि नेशनलिज्म यूरोप में कैसे बढ़ा। ठीक है, तो ये चैप्टर है आपका। और फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट सारे चैप्टर्स जो है यहाँ पर मिलते रहें। और जो भी है जिसने भी बेल जो नोटिफिकेशन है वो नहीं प्रेस किया है तो उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, तो जो भी आगे अपडेट्स, जो भी लेक्चर्स होंगे या जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस चैनल पर भी आपको बताती रहती हूँ, तो जितने भी वीडियोज़ हम डालते रहते हैं, जो भी लेक्चर्स हम डालते रहते हैं, वो लेक्चर्स आपको टाइमली मिलते रहें। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। सो कंटिन्यू करते हैं हम अपना चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। सो फर्स्ट हम इसमें देखने जा रहे हैं एज ऑफ अ सोशल चेंजेस, यानी कि वो एज जहाँ पर यूरोप में या रशिया में बहुत सारे चेंजेस आए। तो हम यहाँ पर उस एज के बारे में बात करेंगे कि जहाँ पर पूरे यूरोप में बहुत सारे सोशल चेंजेस आए, यानी कि सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए, डेमोक्रेसी को लेकर, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को लेकर, लोगों के काम को लेकर, लोगों के कल्चर को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे चेंजेस आए। तो कौन कौन से चेंजेस आए वो हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, सो एंड इसके अलावा जो हम स्टडी करेंगे दैट इज द रशियन रेवोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और अब ये जो सोशलिज्म इन यूरोप जो शुरू हुआ ना, और जो 10th में आप नेशनलिज्म इन यूरोप जो पढ़ते हो, ये दोनों जो हैं शुरू तब हुए जब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा पूरे यूरोप में कि रशिया में सोशलिज्म शुरू हो गया और पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी, राष्ट्रवाद की जो फीलिंग्स थी, राष्ट्रवाद को लेकर जो लोगों के दिमाग में जो ये वर्ड आया था, वो वर्ड जो है इतना ज़्यादा वो फेमस होने लग गया कि मतलब उसकी कोई था ही नहीं रही। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ये वर्ड्स जो है फेमस होने लगे। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें चाहिए, मोनार्की वगैरह सारी जो है खत्म हो रही है। सारे देशों में से, यूरोप के सारे देशों में से लोगों को मोनार्की से छुटकारा चाहिए। पीपल वांट टू फ्री फ्रॉम द मोनार्की रूल, पीपल वांट टू फ्री फ्रॉम द ऑटोक्रेटिक रूल। ठीक है, ऑटोक्रेटिक मोनार्की रूल, ऑटोक्रेटिक मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मोनार्की रूल्स जो है पूरे यूरोप के देशों में जो चल रहे थे। एंड एट दैट टाइम देयर इज नो कंट्री, कोई देश नहीं हुआ करता था, कुछ नहीं होता था। देयर इज ओनली द किंगडम्स, द एम्पायर्स, और यहाँ वहाँ की टेरिटरी, वो जितनी टेरिटरी अपने अंदर जो है कवर कर सकते थे उतनी टेरिटरी वो अपने अंदर कवर कर लेते थे। ठीक है, सो देयर इज ओनली द एम्पायर, किंगडम, रीजन्स हुआ करते थे। देयर इज नो स्टेट, देयर इज नो कंट्री, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है, सो इम्पैक्ट, सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो फ्रेंच का इम्पैक्ट जो था वो पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा पड़ा। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो हमको सुनाई देते हैं यहाँ पे सुनाई दिए जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा। तो उसमें फर्स्ट था हमारा इक्वालिटी, उसके बाद फ्रेटर्निटी, ठीक, एंड जो थर्ड वर्ड था वो था इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। लिबर्टी यानी लोगों को किस हिसाब से आज़ादी दी जा रही है या दी है या नहीं दी है। ये 3 वर्ड्स जो थे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, और ये 3 वर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चलन में आए। ये तीनों वर्ड्स को बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है सराहा, जिसे हम ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया इन वर्ड्स को, क्योंकि इन वर्ड्स के थ्रू ही लोगों को समझ में आया कि भाई डेमोक्रेसी क्या होती है और डिक्टेटरशिप क्या होती है, या मोनार्की क्या होती है और डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लोगों को तभी समझ में आई जब लोगों ने इन सारे वर्ड्स को जो है पहचानना शुरू किया। इसके बाद लोगों को समझ में आया कि भाई डेमोक्रेसी तरीके की भी कोई गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जो मोनार्की से थोड़ी हटके ये गवर्नमेंट होती है। ठीक है, और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट में हमें इक्वालिटी मिलती है, फ्रेटर्निटी मिलती है, लिबर्टी मिलती है, हमें हर चीज़ की आज़ादी मिलती है, इक्वल हमसे ट्रीटमेंट किया जाता है, और जो है हमको ब्रदरहुड की फीलिंग्स वगैरह हमारे अंदर जागृत होती है। तो डेमोक्रेसी टाइप की भी एक कोई गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी टाइप की भी कोई सरकार
होती है बहुत सारे देशों में, ठीक है। सो पीपल गेट टू नो अबाउट ऑल दीज वर्ड्स, द इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, एंड ऑल्सो पीपल गेट टू नो अबाउट द वर्ड दैट इज रिपब्लिक। पीपल्स को एक नया और एक वर्ड, इनके अलावा एक नया एक और वर्ड समझ में आया, दैट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी कि जो देश है, जो कंट्री है, वो पूरी पब्लिक की है। सिर्फ एक जो है, जो किंग है वहां पर, उस खाली किंग का ही वो पूरी अंपायर नहीं है, या किंग का ही सिर्फ पूरा राज्य वो किंग का नहीं है, वो पूरा देश, वो पूरा रीजन सिर्फ राजा का नहीं है। राजा, उस देश में जो लोग रह रहे हैं उनका भी ये पूरा देश है, उनका भी पूरे देश पे हक है, उनका भी पूरी किंगडम पे हक है, एम्पायर पे पूरा पूरा उनका हक है। सो पीपल गेट टू नो अबाउट ऑल दीज वर्ड्स, इक्वालिटी, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, ऑल दीज वर्ड्स, इन सारे वर्ड्स के बारे में लोगों को धीरे धीरे पता लगने लगा, ठीक है। अब लोगों ने यहाँ पर जब उनको पता लगा कि भाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारे कंट्री में मोनार्की जो राजा है बहुत ज़्यादा हम पर बहुत अत्याचार कर रहा है, तब लोगों ने जो है धावा बोल दिया आपका राजा पे कि भैया हमें चाहिए एक ऐसी सरकार जो हमारे हितों के बारे में ध्यान करे, दैट वी वांट दैट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट जो कि हम पर ध्यान दे, हमारी चीज़ों पर ध्यान दे और हमें फुल आज़ादी दे, हम आज़ादी से रह सके, हम आज़ादी से सांस ले सके अपने ही देश में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरे यूरोप में और रशिया में जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। Now come to the French Revolution. Now come to the impact of a French Revolution. A French Revolution circulated the powerful idea of a freedom and the equality in the Europe. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है अपने साथ लेकर आया बहुत ही पावरफुल आइडिया, और वो पावरफुल आइडिया क्या, ये जो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया, फ्रीडम और इक्वालिटी का। और ये फ्रीडम और इक्वालिटी का जो पावरफुल आइडिया था वो पूरे के पूरे यूरोप में जो है ऐसे आग की तरह स्प्रेड हुआ कि नोबडी कैन कंट्रोल of these words, equality and freedom, ठीक है। French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic changes in the way in which society was structured. French Revolution ने लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता खोजा जहां पर लोग जो थे अपनी सोसाइटी को चेंज करने पर जो है वो लोग जो है वो तुले हुए थे, ठीक है। हमें जो है अब अपनी सोसाइटी को, हमें भी बाकी कंट्रीज या बाकी देशों के साथ हमें भी अपनी सोसाइटी को जो है वो चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्रिएटिंग आर ड्रामेटिक चेंजेस इन द वे इन विच द सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर, यानी कि अर्लियर जिस तरीके से सोसाइटी स्ट्रक्चर थी, स्ट्रक्चर सोसाइटी का जैसे था, उस स्ट्रक्चर को अब वहां के फ्रांस के लोग जो है उसे चेंज करना चाहते थे, और चेंज उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है उन्होंने चेंज किया। अब ये चेंजेस जो है पूरे यूरोप में जो है इट स्प्रेड लाइक अ फायर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हो जो इन्होंने अटैक किया, लोगों ने जो बास्टाइल जो जेल थी उस पर जो अटैक किया, ठीक है, बास्टाइल जेल पे, और जितना भी हंगामा वगैरह सारा कुछ किया। ये उस जमाने की ये पेंट करी हुई ये पिक्चर है, वो ये वैसी पिक्चर नहीं है कि जो क्लिक करी हुई पिक्चर वैसी नहीं है, पेंट करी हुई। एट दैट टाइम कैमराज वगैरह इतने एक्टिव उसमें नहीं होते थे, ठीक है ना। सोसाइटी बिफोर 18th सेंचुरी, ये तो आप सबको ऑलरेडी नो है कि यूरोपियन सोसाइटी, पूरी यूरोप की सोसाइटी, फ्रेंच ही नहीं, या फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे नहीं, या फ्रांस ही नहीं जहां पर सोसाइटी जो थी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, बल्कि पूरे यूरोप में यही सिस्टम चलता था, ठीक है ना। पूरे यूरोप में सोसाइटी जो थी 18वीं शताब्दी से पहले पूरे यूरोप में सोसाइटी जो थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। आपका फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था और थर्ड स्टेट था। फर्स्ट स्टेट में यू नो वेरी वेल, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ाई है, फर्स्ट स्टेट में आपके जो है क्लर्जीज आते थे, ठीक है, क्लर्जीज आते थे। सेकंड स्टेट में आपके नोबल्स आते थे, और थर्ड स्टेट में आते थे आपके कॉमन पीपल, जो कॉमन लोग थे, ठीक है। कॉमन पीपल आपके थर्ड स्टेट में आते थे। एंड डोमिनेंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी था, डोमिनेंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो बड़े सोसाइटी में जो बड़े लेवल पे जो लोग हुआ करते थे, बड़े ओहदे पे जो होते थे, लाइक यही हो गए आपके नोबल्स के साथ, जो किंग के साथ रहने वाले लोग होते थे। नोबल्स में यहाँ पर आपका किंग भी आते थे, ठीक है। किंग के साथ रहने वाले लोग, फादर लोगों के साथ में जो रहने वाले लोग हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, वो बड़े बड़े ओहदे पे होते थे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े यानी कि ऑफिसर्स पोस्ट पे, राजा का जो किंग, जो मोनार्की होती थी, जो राजा का पूरा जो कहते हैं जो दरबार होता था, अगर हम इंडियन लैंग्वेज में अगर हम बोले राजा का दरबार, ठीक है ना, इंडियन किंग्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, लेकिन अगर हम यूरोपियन किंग्स के अकॉर्डिंग तो उनका जो पैलेस होता था, ठीक है, वहाँ पर बहुत बड़ी क्या कह सकते हो आपकी, बहुत बड़े ओहदे पे लोगों को रखा जाता था। किंग का मिनिस्टर हुआ करता था, किंग का ये हुआ करता था, किंग का सलाहकार, ये वो एंड ऑल दैट जो होते थे, तो वो लोग बड़े बड़े ओहदे पे होते थे, उन्हीं को कहा जाता था आपका एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। वो लोग जो होते थे राजा के किंग, क्योंकि इसलिए यहाँ पर ये जो है क्राउन बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है राजा भी आएगा, इस वाले पार्ट में जो है किंग भी आएगा, ठीक है। किंग और किंग के जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जानने वाले, ये सब आएगा। इन्हीं को एरिस्टोक्रेसी जो है वो कहा जाता था, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब होता है? एरिस्टोक्रेसी का कोई खास मीनिंग नहीं है। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो किंग और किंग के साथ साथ जो बड़े ओहदे पे लोग जो है वर्क करते थे किंग के साथ, ठीक है, ये वो लोग होते थे। थर्ड आ जाता है आपका
चर्च कंट्रोल रहता था इकोनॉमिक एंड द सोशल पावर। चर्च का कंट्रोल जो था वो आपका इकोनॉमिकली, ठीक है, और सोशली दोनों ही पार्ट में होता था। किंग जो है वो, सॉरी, जो चर्च होता था किंग के साथ मिलके, क्योंकि चर्च जो है क्लर्जी फर्स्ट स्टेट में आता था, किंग जो है सेकंड स्टेट्स में, नोबल्स वाले उसमें आते थे, ठीक है, नोबिलिटी वाले जो लोग होते थे, नोबिलिटी बहुत बड़े लोग वो भी होते थे, ठीक है। तो ये दोनों लोग मिलके जो है उस समय यूरोपियन सोसाइटी को चलाया करते थे। अब चर्च जो है या किंग जो है, ये दोनों लोग जो है इकोनॉमिकली भी सारा कुछ हैंडल करते थे, पूरे देश की इकोनॉमी भी उन्होंने अपने हाथ में रख रखी थी, और सोशली भी, यानी कि सोसाइटी को भी कैसे चलाना है या सोसाइटी को कैसे जो है रखना है, सोसाइटी को कैसे रखना है, ठीक है, कैसे रखना है, या सोसाइटी में जो लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ठीक है, सोसाइटी में लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सारी चीजें भी सब कुछ किसके कंट्रोल में थी? आपकी चर्च के कंट्रोल में थी, सारा कुछ चर्च के कंट्रोल में था, ठीक है। तो ये बहुत ही एक मतलब बहुत अजीब सी चीज़ें थी कि सब कुछ चर्च के कंट्रोल में था, किंग के कंट्रोल में था, वहाँ पे लोगों को किसी भी तरीके की कुछ भी कहने की जो है, सेम एज इट इज़ जैसे हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी होता था, मुगल्स के टाइम पे भी होता था, और कुछ हिंदू किंग्स दो होते थे, कुछ जो थे वो अपने राज्य के लोगों को बहुत अच्छे से रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी हुआ करते थे जिनको वहाँ पर भी उनके राज्य के लोगों को बोलने की या अपनी बात रखने की कोई भी आज़ादी नहीं थी। तो लोगों को किसी भी तरीके की सोसाइटी में आज़ादी नहीं हुआ करती थी, ठीक है, कोई भी आज़ादी लोगों को नहीं हुआ करती थी। तो ये था वहाँ पे सोसाइटी का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का समझ में आ गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये इफेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं कि सोशलिज्म इन यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम, पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो थी वो चीज़ें किस तरीके से थी, ये हम यहाँ पर अब देखेंगे, ठीक है। Now, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्या था? इट वॉज आफ्टर द रेवोल्यूशन दैट दीज चेंजेस इन द सोसाइटल स्ट्रक्चर अवर सीम्स टू पॉसिबल। अब ये जो चेंजेस आपने देखे, सोसाइटी में चेंजेस हो सकते थे, तो अब ये दिखने लग गया लोगों की आंखों में ये सारी चीजें आने लग गई कि भाई सोसाइटी में चेंजेस अब पॉसिबल है। इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, ठीक है, इन सारे प्लेसेस में, यूरोप में मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में, स्पेशली यूरोप और एशिया में, न्यू आइडियाज दैट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल द सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस। यानी कि जो राइट्स है, इंडिविजुअल जो राइट्स हैं लोगों के, उनको जो है वो लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स लोगों को मिलना चाहिए। ये नहीं है कि भाई इंडिविजुअल राइट्स ना दो आप, ठीक है, और क्योंकि आप जिन लोगों पे रूल कर रहे हो तो उन लोगों को इंडिविजुअल राइट्स तो दोगे, आप क्या खाली ज़मीन पे तो रूल करोगे नहीं, आपकी एम्पायर, आपकी किंगडम है, तो आप खाली ज़मीन पे तो रूल नहीं कर रहे हो, इंडिविजुअल लोगों के ऊपर रूल कर रहे हो, तो इंडिविजुअल यानी कि लोगों को राइट्स देना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड आया कि हु कंट्रोल द सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस। कौन जो है पावर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो कौन कर रहा है भाई? कंट्रोल किंग कर रहा है, या कुछ जगहों पर जो है ऑटोमन एम्पायर थी, यानी कि जो मुस्लिम किंग्स थे उनका रूल था, ठीक है, मुस्लिम किंग्स का जो है रूल था, ठीक है। सोशल जो पावर्स थी बिगेन टू बी डिस्कस। अब इस बारे में भी बात होने लगी कि भाई जो कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल पूरी सोशल पावर को कंट्रोल कर रहे हैं किंग्स या फिर ऑटोमन एम्पायर, जो भी कर रहा है, ये भी अब चीज़ें डिस्कस होने लगी कि भाई राइट्स जो है वो लोगों को मिलने चाहिए, और सोशल कंट्रोल किसके हाथ में है, ये सब कुछ लोग अब बात करने लगे कि सोशल कंट्रोल जो है लोगों के हाथ में होना चाहिए, ना कि राजा के हाथ में, ठीक है। इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड डिरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी इंडिया में, क्योंकि एशिया में ये वर्ड्स पहुंचे आपके, ठीक है, तो एशिया से यूरोप से मतलब वर्ल्ड से यूरोप, वर्ल्ड के यूरोप में, और एशिया यूरोप से एशिया में पहुंचे, तो यहाँ पर इंडिया में भी ये सारी चीज़ें आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस की बात होने लग गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंसेस क्या हुए, इस सब के बारे में बात होने लगी। मैनी अदर डिबेट्स द आइडिया ऑफ अ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। और बहुत सारे लोग जो रेवोल्यूशन से पहले यूरोप में रेवोल्यूशन से पहले जो आइडियाज़ थे उनके बारे में लोग जो है बात करने लगे, ठीक है। मीन्स टू से, इन शॉर्ट अगर आप कहें कि लोगों को अब ये पता लगने लगा कि लिबर्टी क्या होती है, रिपब्लिक क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये क्या होता है। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप्ड दीज चेंजेस ऑफ दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंजेस। जो कॉलोनीज बनी हुई थी, ब्रिटिशर्स ने भी, यूरोप की कंट्रियों ने और जगह जो कॉलोनीज जो है थी, तो उन कॉलोनीज को भी अब जो है रीशेप किया जा रहा था। उस रीशेप के दौरान जो है वहां पर भी कई सोसाइटी में कई सारे चेंजेस भी आ रहे थे, ठीक है। लिबरल्स, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। अब जो है यहाँ पर पूरे यूरोप की सोसाइटी जो है वो स्पेशली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई थी। फर्स्ट था हमारा लिबरल्स कैटेगरी, ठीक है, हमारे लिबरल्स, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। अब सोसाइटी जो थी इस तरह से 3 लोगों में डिवाइड हो गई, 3 लोगों में मतलब 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल में डिवाइड हुई, ठीक है।
ग्रुप्स ऑफ पीपल में डिवाइड हुई सोसाइटी थे लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स। कुछ लोग जो थे लिबरल्स जो कि है यहाँ पर, कुछ लोग जो है वो चेंजेस चाहते थे। रेडिकल्स जो थे वो चेंजेस चाहते थे लेकिन वो पुरानी ओल्ड चीज़ों को भी साथ में रखना चाहते थे। कंजर्वेटिव्स जो थे वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके का चेंज जो है वो नहीं चाहते थे, जिसे हम कह सकते हैं नो चेंजेस। ठीक है, वो ओल्ड ट्रेडिशन को ही फॉलो करना चाहते थे। ओल्ड ट्रेडिशन यानी कि दे वांट मोनार्की रूल कम अगेन, मोनार्की रूल इस्टेब्लिश अगेन। वो ये चाहते थे कि मोनार्की रूल जो है वो दोबारा इस्टेब्लिश जो है वो हो, मोनार्की रूल ही रहे, हमें कोई नए चेंजेस सोसाइटी में नहीं चाहिए। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। मतलब यूरोप के जो लोग थे वो सारे के सारे जो यूरोप के लोग हैं वो जो है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी का नहीं चाहते थे। इसलिए ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ जो आपको बताया अभी, लिबरल्स, रेडिकल। लिबरल्स जो है वो भी चेंजेस चाहते थे, ठीक है। रेडिकल्स जो थे वो चेंजेस चाहते थे लेकिन ओल्ड ट्रेडिशन भी वो रखना चाहते थे। कंजर्वेटिव्स तो बिल्कुल ही चेंजेस नहीं चाहते। रिस्पॉन्सेज वेरी फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज नेसेसरी बट विश फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट। कुछ लोग ये चाहते थे कि ठीक है जो नेसेसरी चेंजेस है वो नेसेसरी चेंजेस हो, लेकिन कुछ उसमें ग्रेजुअल जो है शिफ्ट होता रहे, यानी कि कुछ पुरानी चीजें उसमें डाली जाएं सोसाइटी में, कुछ पुराने ट्रेडिशंस को भी हम फॉलो करें, ये मतलब चल रहा था। ठीक है, टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। कुछ वो ये उन लोगों के लिए था कि जो सोसाइटी को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे, सोसाइटी रेडिकली। ठीक है ना। सो यहाँ पे उन लोगों के जो रिस्पॉन्सेज थे वो अलग अलग थे। रिस्पॉन्सेज सबके अलग अलग थे, वेरीड थे, जैसे यहाँ पर लिखा है वेरीड। दोज हु एक्सेप्टेड द सम चेंजेस, मतलब कुछ लोगों ने चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है भाई सोसाइटी में चेंजेस हो, लेकिन उनके रिस्पॉन्सेज अलग अलग थे। वो उन लोगों से ये चाहते थे कि कौन लोग, वो लोग जो सोसाइटी को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे, पूरी तरीके से बदलना चाहते थे, उनसे उनकी ये विश थी, ये वो चाहते थे, ये उनकी कामना थी, जिसे कह सकते हैं कि भाई आप ठीक है आप चेंजेस कर रहे हो तो, लेकिन कुछ थोड़े बहुत चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो रहें, थोड़ी बहुत चीज़ों में आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सेज सब लोगों के कुछ लोगों के अलग अलग थे। नाउ अब आप देख सकते हो यहाँ लिबरल है, रेडिकल है एंड कंजर्वेटिव्स है। तो लिबरल जो थे, लिबरल सोसाइटी का वो हिस्सा था, ठीक है, जो कि चाहता था भाई कंप्लीट चेंज। रेडिकल्स चाहते थे कि चेंजेस हो, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत ओल्ड ट्रेडिशंस को जो है वो भी फॉलो किया जाए। कंजर्वेटिव्स पूरे के पूरे वो क्या चाहते थे, कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि भाई हमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं चाहिए, हमें ओल्ड ट्रेडिशन ही फॉलो करना है, हमें कोई भी चेंजेस जो है सोसाइटी में किसी भी तरीके का चेंज हो, हम इस चीज़ को एक तरीके से कह सकते हैं कि वो लोग जो थे इन चेंजेस को जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि भाई हमें चेंजेस नहीं चाहिए। नॉ लिबरल्स क्या चाहते थे, नॉ लिबरल्स वांटेड अ नेशन टॉलरेट ऑल रिलीजन। बहुत अच्छी बात है भैया, लिबरल्स चाहते थे कि सारे रिलीजन के लोग जो हैं हमारी कंट्री में, चाहे आप फ्रांस की बात कर लो, चाहे आप पूरे यूरोप की बात कर लो, या यूरोप की किसी भी कंट्री की आप बात कर लीजिए, उसमें चाहे जर्मनी हो गया आपका, चाहे आपका फ्रांस हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, और क्या, और कौन से आपके स्पेन हो गया, ठीक है, इटली हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, ठीक है। तो कोई भी आप जो है यूरोप के कोई भी स्टेट ले लीजिए, यूरोप की कोई भी कंट्री ले लीजिए, लिबरल्स पूरे यूरोप में, ये पूरी यूरोप की सोसाइटी इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब ये जो इसमें जो लिबरल्स थे वो प्रॉपर यही चाहते थे कि भाई हमारे कंट्री में या हमारे रीजन में, हमारे देश में हर रिलीजन का बंदा, हर रिलीजन के लोग जो है यहाँ पर रहें। वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, हर रिलीजन को जो टॉलरेट कर सके ऐसा नेशन होना चाहिए, ऐसा कंट्री होनी चाहिए, ऐसा स्टेट होना चाहिए। अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल, यानी कि डायनेस्टिक रूल नहीं होना चाहिए कि भाई आज जो है किंग लुइस जो है वो फ्रांस पे जो है रूल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद जो है उनका बेटा जो है रूल करे, फिर उसके बाद उनका बेटा रूल करे, फिर उसके बाद उनका बेटा रूल करे, ठीक है, चाहे वो इस लायक हो या ना हो, लेकिन उनका डायनेस्टिक रूल जो है वो चलता है। इसको वो नहीं चाहते थे कि भाई डायनेस्टिक रूल जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, पतले में वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो उनका बेटा 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 इस तरीके से डायनेस्टिक रूल जो है वो चलता रहे, ऐसा नहीं चाहते थे यूरोप के लोग। वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। बहुत सिंपल कि हर इंडिविजुअल के राइट जो है सेफ गार्ड किए जाए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, मतलब गवर्नमेंट जो है हमारी इक्वालिटी जो है वो ना छीन सके किसी भी तरीके से, हमारी जो है वो लिबर्टी ना छीन सके, हमारी आज़ादी छीन ना सके, हमारी और क्या है फ्रिटर्निटी, ठीक है, ब्रदरहुड जिसे कहते हैं,
हमारी फ्रेटर्निटी को छीन ना सके, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, ये सारे वर्ड जो थे अब लोगों को पता लगने लगे, ठीक है। सो ये उनका एक उनकी डिमांड्स थी। वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमारे राइट्स जो हैं वो सेफ रहने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी कि जो साथ में वो ये भी चाहते थे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, कोई भी एक पार्लियामेंट इलेक्ट हो और पार्लियामेंट में हर एक के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव हो, सब्जेक्ट टू लॉ, इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी। साथ ही साथ जो पार्लियामेंट है उसमें एक बहुत अच्छी जुडिशरी हो, वेल ट्रेन्ड जुडिशरी के थ्रू पार्लियामेंट के लिए लॉज जो है वो बनाए जाए। पार्लियामेंट में लॉज बने, लेकिन वो लॉज जो है वो पीपल भी फॉलो करेंगे और जो गवर्नमेंट है वो भी उसे फॉलो करेगी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट में भी जो लोग हैं, जो पीपल है, वो सब उसको जो है फॉलो करें, ठीक है। सो दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, यानी कि वो रूल ऐसे होने चाहिए जिसमें जो है ये ना हो कि रूलर्स जो है उनकी सारी बातें मानी जा रही हैं एंड ऑफिशियल्स जो है, रूलर्स के ऑफिशियल उनकी बातें मानी जा रही हैं। रूलर से और उनके ऑफिशियल से एक इंडिपेंडेंट, एक हटके लॉ बनना चाहिए, जो लॉ जो है वहाँ की यूरोपियन सोसाइटी को लॉ होंगे, और एक वेल ट्रेंड, जैसे कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक वेल ट्रेंड जुडिशरी जो है वो लॉ को बनाएगी, ठीक है। और कुछ थे आपका लिबरल्स, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। अब लिबरल्स की मतलब लिबरल्स के और जो डिमांड्स थी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लिबरल्स ही चल रहा है टॉपिक, अभी लिबरल्स ही चल रहा है। दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, ये जो थे डेमोक्रेट्स नहीं थे, लेकिन डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, लेकिन ये इस पर भी बिलीव नहीं करते थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पर। लिबरल्स यानी कि सबको वोटिंग अधिकार हो, इसको ये नहीं मानते थे। राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट मतलब हर सिटीजन का अधिकार है वोट करने का, इस चीज को नहीं मानते थे लिबरल्स। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। दे फेल्ट मेनली ओनली द मैन ऑफ प्रॉपर्टी शुड हैव द वोट। इनका भी ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ये एक गलत विचार, यहाँ पर विचारधारा आ गई, ठीक है। ये एक गलत थिंकिंग और आ गई कि ये लोग जो थे वो वोटिंग अधिकार सबको देने पर राजी नहीं थे, कि आप वोटिंग अधिकार सबको दो। ये यही मानते थे कि भाई जिन मेंस के पास प्रॉपर्टी है उनको ही वोट देने का अधिकार है, दे शुड हैव टू गिव द वोट। दे वर आल्सो अगेंस्ट द वोटिंग राइट फॉर वुमेन। ये एक और इनकी ये अगेन गलत विचारधारा आ गई, ठीक है। अ रॉन्ग थिंकिंग ऑफ नॉट गिविंग द राइट टू वुमेन्स, वोटिंग राइट टू वुमेन्स। वोटिंग राइट टू वुमेन्स के भी देने के ये खिलाफ थे, ये अगेंस्ट थे कि आप वोटिंग राइट मत दो, लेकिन बाकी सारी चीजें ये चाहते थे कि हो। अब रेडिकल्स की भी अपनी कुछ अलग डिमांड्स थी। रेडिकल्स चाहते थे वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। अब रेडिकल्स ये चाहते थे कि गवर्नमेंट ऐसी हो जो कि पॉपुलेशन कंट्री में जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी में है, वो मेजॉरिटी वाली जो कम्युनिटी है वो जो है गवर्नमेंट को बनाए, वो सरकार बनाए, ठीक है। डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ अ फ्यू। रेडिकल्स इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, या ये इस बात से इनको हेटरेट था कि प्रॉपर्टी जो है वो जो है कुछ फ्यू हैंड्स में रहे, ये वो नहीं चाहते थे, ठीक है। मैनी सपोर्टेड वुमेन सफ्रिगेट मूवमेंट, अ मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जो है रेडिकल्स ग्रुप में जो लोग थे वो जो है वुमेन की वोटिंग को जो है वो आपका सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है मूवमेंट टू गिव सपोर्ट सफ्रिगेट मूवमेंट, अ मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट, ठीक है। कुछ लोग इस चीज़ को जो है सपोर्ट कर रहे थे कि भाई वुमेन्स का राइट टू वोट का अधिकार जो है वो उनको जो है मिलना चाहिए, ठीक है। कई लोग जो है इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, नाउ दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो रेडिकल्स जो थे आपके वो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे। मतलब अगर किसी के पास उसकी खुद की प्रॉपर्टी है तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो अगेंस्ट नहीं थे, ठीक है। उनके पास प्रॉपर्टी है तो ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन ये इनके लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये आता है, पॉजिटिव चीज़, कि भाई ये जो है वुमेन के वोटिंग के अधिकार में ये थे ना। अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड द वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। अच्छा, जो लैंड ओनर्स थे, बहुत बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे, यानी कि जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, बड़े बड़े जमींदार जैसे कि हमारे इंडिया में हुआ करते थे, ठीक है, या हुआ करते थे। मतलब जिस पीरियड में हम यहाँ पर सोशलिज्म और रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, उस पीरियड में हमारी कंट्री में भी जो है बहुत बड़े बड़े जमींदार हुए थे। वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स मतलब जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, उनके ये खिलाफ थे कि उनकी जो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पे कब्जा किया हुआ है, इस जो है भाई गलत है। ये भी लैंड जो है, जो जमीन है, वो सबको बराबर से जो है वो आपकी मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कंजर्वेटिव्स। अब देखते हैं कंजर्वेटिव्स का जो है वो क्या
कहानी है, या कंजर्वेटिव्स जो थे वो क्या चाहते थे या उनकी क्या डिमांड्स थी, ठीक है, अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल्स। अब ये कंजर्वेटिव, पहले मैंने आपको बताया कंजर्वेटिव बेसिकली जो है ओल्ड ट्रेडिशन को ज्यादा फॉलो कर रहे थे, ठीक है, ओल्ड ट्रेडिशन को ही ज्यादा फॉलो कर रहे थे, अपोज रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अच्छा, ये जो थे, अब ऑब्वियसली जब ये ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली ये रेडिकल और लिबरल्स के दोनों के खिलाफ थे, क्योंकि ये दोनों क्या चाहते थे, ये दोनों चाहते थे सोसाइटी में चेंजेस, सोसाइटल कह दो या सोसाइटी में चेंजेस, ठीक है, सोसाइटल चेंजेस चाहते थे, ये दोनों ही सोसाइटी में चेंजेस चाहते थे। हाउएवर आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन कंजर्वेटिव्स एक्सेप्टेड द नीड फॉर चेंज, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद थोड़ी बहुत जो है इन्होंने चेंजेस को जो है एक्सेप्ट करने के लिए मान लिया था। इन 18th सेंचुरी दे वर नॉट रेडी फॉर चेंजेस एंड वांटेड टू डिस्कार्ड द आइडिया ऑफ चेंजेस, लेकिन 18वीं शताब्दी के टाइम पर ये लोग किसी भी तरीके के चेंजेस के फेवर में नहीं थे, रेडी नहीं थे कोई भी चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन वांटेड टू डिस्कार्ड द आइडिया ऑफ चेंज। साथ ही साथ इन्होंने जो चेंजेस का ये जो आइडिया था, इस आइडिया को भी डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि डिस्कार्ड यानी कि बिल्कुल निकाल देना, ठीक है ना, कोई चीज बिल्कुल हटा देना, बिल्कुल निकाल देना, सुनना ही नहीं उस चीज को, ठीक है। देन आफ्टर दैट क्या होता है आपका 19th सेंचुरी में, दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वर नेसेसरी बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। 19th सेंचुरी आते आते तब इनको ये बात थोड़ी सी समझ आने लगी कि भाई कुछ चेंजेस जो है नेसेसरी हैं, कुछ चेंजेस जो है जरूरी है, ठीक है, कुछ चेंजेस होने चाहिए, लेकिन जो है हमारे जो पास्ट है, हमारा जो पुराना ट्रेडिशन जो है, जो हमारा चला आ रहा है, उस ट्रेडिशन को जो है हमें फॉलो करते रहना है और साथ ही उस ट्रेडिशन को हमें रिस्पेक्ट भी करनी है, ठीक है, ये इनका मानना था, ठीक है ना। द पास्ट दैट द पास्ट शुड बी, पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, कि पास्ट को जो है वो हमें रिस्पेक्ट जो है वो तो हमें जो है देनी पड़ेगी, ठीक है। चेंजेस हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। अच्छा, ये जो थे कंजर्वेटिव्स, ये चाहते तो थे, ठीक है, चेंजेस, इन्होंने कई चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, लेकिन ये चाहते थे कि चेंजेस जो भी हो वो थ्रू अ स्लो प्रोसेस हो, एकदम से सोसाइटी को चेंज नहीं किया जाए, ठीक है, एकदम से सारी चीजें चेंज कर दी तो उसमें लोगों को एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम होगी। ये सब बातें भी थोड़ी बहुत अगर देखी जाए तो ये बातें भी इनकी ठीक है, ठीक है। तो ये चाहते थे कि भाई स्लो प्रोसेस के साथ चेंजेस हो, धीरे धीरे जो है चेंजेस जो है आए, जिससे कि लोग जो है इससे डिस्टर्ब ना हो, या हम खुद जो है इससे जो है वो हम डिस्टर्ब ना हो, स्लो चेंजेस आए, धीरे धीरे चेंजेस आए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रेडिकल लिबरल्स, रेडिकल कंजर्वेटिव, आपस में ये तीनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग थे वो हमने यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स में आ 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है ना। तो 5 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है और 1 मार्क्स में सिर्फ लिबरल की, रेडिकल की, कंजर्वेटिव की डेफिनेशन ही आएगी कि क्या है ये सारी चीजें। लुक फॉर अ चेंज इन सोसाइटी, दे वांटेड अ सेकुलर नेशन। ये जो थे लिबरल्स जो थे वो बेसिकली एक सेकुलर नेशन चाहते थे, ठीक है। लुक फॉर अ चेंज इन सोसाइटी, साथ ही साथ सोसाइटी में चेंजेस चाहते थे, और एक सेकुलर नेशन यानी कि जो सारे रिलीजन को टॉलरेट करे, जिसमें सारे रिलीजन के लोग जो हैं वो एक साथ जो है वो एक साथ जो है वो रह सके, ठीक है। अपोज द डायनेस्टिक रूल, डायनेस्टिक रूल को ये बिल्कुल भी अपोज कर रहे थे, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर किंग जो है वो रूल कर रहा है, ठीक है, तो किंग, उस किंग के बाद कोई भी रूल, मान लीजिए लुई 16 जो है वो रूल कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है उसका बेटा रूल करे, फिर उसके बाद उसका बेटा रूल करे, फिर उसके बाद उसका बेटा रूल करे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये इन्होंने बोला डायनेस्टिक रूल जो है वो हमें पसंद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वांटेड अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, अ वेल ट्रेन जुडिशरी, यानी कि एक वही पार्लियामेंट बनी हो, प्रॉपर एक पार्लियामेंट बनी हो और प्रॉपर पार्लियामेंट के साथ एक वेल ट्रेन जुडिशरी हो, यानी कि वो जुडिशरी जो है वो किस काम के लिए रखी हो, वो जुडिशरी जो है अच्छे एक प्रॉपर जो है जुडिशरी लॉ जो है वो बना सके, ठीक है, इसलिए लिखा है यहाँ पर, ठीक है, वेल ट्रेन जुडिशरी। वर अगेंस्ट गिविंग वुमेन द राइट टू वोट, लेकिन ये चीज इनकी एक बहुत गलत थी कि ये वुमेन्स को जो है राइट टू वोट का अधिकार जो है वो नहीं देना चाहते थे, ठीक है, वोटिंग का अधिकार वुमेन्स को जो है ये नहीं देना चाह रहे थे, ये इनकी गलत चीज थी। खैर, कम टू द रेडिकल्स, रेडिकल्स पर अब हम आते हैं ना। ओपन टू चेंजेस इन द सोसाइटी, ये सोसाइटी में चेंजेस के लिए जो थे ये तैयार थे, ओपन टू चेंजेस इन द सोसाइटी, अपोज द प्रिविलेज ऑफ लैंड ओनर, बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े जो जमींदार वगैरह थे, तो उन जमींदार को जो स्पेशल प्रिविलेज मिलता था, ठीक है, स्पेशल प्रिविलेज उन लोगों को मिलता था। स्पेशल प्रिविलेज यानी कि सोसाइटी में उनकी बड़ी वो होती थी, बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, लेकिन आम आदमी को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो ये जो स्पेशल प्रिविलेज थी, एक स्पेशल रिस्पेक्ट जो दी जा रही थी, उसको ये लोग अपोज कर रहे थे, वो नहीं होनी चाहिए। सबको, सभी को जो है, चाहे वो लैंड ओनर हो बहुत बड़े, चाहे वो फैक्ट्री के ओनर हो, सबको जो है गवर्नमेंट को या राजा को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। वांटेड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। अच्छा, ये इनकी एक चीज गलत थी, ये चाहते थे कि कंट्री में जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, यानी कि जो ज्यादा पॉपुलेशन है जिस कम्युनिटी की, वो कम्युनिटी जो है वो क्या बनाए, आपकी गवर्नमेंट को बनाए,
वो गवर्नमेंट को बनाए। तो ऐसा तो ये तो चीज़ गलत है, ये तो टोटली गलत है कि भाई जो मेजॉरिटी में है वो बनाए। तो भाई माइनॉरिटी जो है, जो कम लोग हैं, कम जो संख्या में पॉपुलेशन है जिनकी, यानी कम संख्या में पॉपुलेशन का मतलब है जो यहाँ वहाँ के लोग जो है यूरोप की अलग अलग सिटीज़ में आके जो है वो बस गए हैं। रशिया के लोग एस्टोनिया में रहते थे, ठीक है, जो आपको पहले प्रीवियस चैप्टर में, डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया। तो रशियन जो थी वहाँ पे रशियन माइनॉरिटी थी, ठीक है, रशिया के लोग माइनॉरिटी में थे, ठीक है। तो भाई उनके बारे में कौन सोचेगा, ठीक है। तो इसलिए मेजॉरिटी में उस कंट्री की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो मेजॉरिटी में है उनके बेस्ड गवर्नमेंट बनी चाहिए, ये गलत है। सपोर्टेड वुमेन एंड सफ्रगेट मूवमेंट, ये इनकी एक सही बात थी कि भाई ये वुमेन्स के वोटिंग राइट को सपोर्ट कर रहे थे, वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन के वोटिंग राइट्स को ये सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आपका कंजर्वेटिव्स की क्या क्या चीजें थी, ठीक है। अच्छा, अब कंजर्वेटिव्स जो थे दे आर नॉट ओपन टू द आइडिया ऑफ न्यू चेंजेस। ये नए जो चेंजेस हो रहे हैं उसके फेवर में ये नहीं थे। By 19th century they accepted that some changes are inevitable, but 19th century के आते आते ये एक्सेप्ट करने लगे कि भाई कुछ चेंजेस जो है वो ज़रूरी हैं, ठीक है, नेसेसरी है सोसाइटी के लिए, ठीक है। 19th सेंचुरी के आसपास इन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी, ठीक है, कि कुछ चेंजेस गलत हो गया, कुछ चेंजेस जो है वो नेसेसरी हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, वर अपोज टू बोथ लिबरल एंड रेडिकल्स। लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों को ही अपोज कर रहे थे। दे वर मोनार्क्स, यानी कि ये कौन थे, ये बेसिकली वो लोग थे जो मोनार्की को हमेशा सपोर्ट करते थे। तो यानी कि ये ज़्यादातर वही लोग हो सकते हैं जो आपके किंग्स हैं, ठीक है, क्लर्जीज हैं, यानी कि फादर्स वगैरह हैं, प्रीस्ट हैं, ठीक है, ये बेसिकली वो लोग थे, इसलिए ये मोनार्क को सपोर्ट करते थे। रिस्पेक्टेड ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, और साथ ही साथ ये चाहते थे कि मोनार्क्स ही आए, ठीक है, सोसाइटी में मोनार्की रूल ही हो, ताकि ओल्ड ट्रेडिशन, जो मोनार्की वाला ट्रेडिशन है, मोनार्की के जो कस्टम्स हैं, रूल्स हैं, वो ही रहें, ठीक है। सोसाइटी में थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो हो, लेकिन वो चेंजेस ऐसे ना हो कि बिल्कुल ही ओल्ड ट्रेडिशन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, ऐसे ना हो। ओल्ड ट्रेडिशन रहे, ओल्ड कस्टम्स रहे, मोनार्की का रूल रहे, और मतलब मोनार्क्स जो हैं वो भी रहे, यानी कि किंग्स हो गए, क्लर्जीज हो गए, प्रीस्ट हो गए, साथ ही साथ नोबल्स हो गए। नोबल्स भी इस कंजर्वेटिव ग्रुप्स में आते थे। इस ग्रुप में आते ही वही लोग थे, ठीक है। इस ग्रुप में आपके आते थे किंग्स, इसमें तो खैर आपकी आम जनता आ रही है, इन दोनों ग्रुप्स में आम जनता है और कुछ यहाँ वहाँ के जो लोग हैं, यानी कि इसमें आपके आम जनता हो गई, कॉमन पीपल हो गए, उसके बाद आपके मर्चेंट्स हो गए, ठीक है, ट्रेडर्स हो गए, ये सारे लोग थे, ठीक है। और दोनों ही ग्रुप में ट्रेडर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, ठीक है, वर्कर्स हो गए, ठीक है, कॉमन पीपल हो गया, ठीक है, कॉमन पीपल हो गया। लेकिन इसमें आते थे आपके किंग्स, क्लर्जी, नोबल्स, ठीक है, लैंड ओनर्स, बड़े बड़े लैंड ओनर्स, बिग लैंड ओनर्स, ठीक है, फैक्ट्री ओनर्स, ये सारे लोग जो है वो इस ग्रुप में आ रहे हैं आपके। एंड आई होप आपको अच्छे से ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और यहाँ से आप जो है अपने नोट्स भी बना सकते हैं, इसी PDF से आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पूरे ये जो नोट्स ये जो चीज़ हमने बना के डाली है, ये पूरा का पूरा प्रिसाइज है, आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ दिस इज़ ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन NCERT, ठीक है। तो आपको कहीं से भी कोई बुक उठा के देखने की जरूरत नहीं है। ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस की तरफ स्टार्ट हो जाता है। कुछ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, इंडस्ट्री पे बेस्ड सोसाइटीज, एंड कुछ सोशल चेंजेस और हुए। अब क्या सोशल चेंजेस होते हैं, कौन सी इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन रही है, लेट्स सी दैट नाउ। द पॉलिटिकल ट्रेंड वर साइन ऑफ अ न्यू टाइम। अब जो है एक नया टाइम आ गया, एक नया समय आ गया पॉलिटिकल ट्रेंड्स का। अब जो है पॉलिटिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव और हो गई। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। अब ये टाइम आ गया आपका, बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस जो थे, अब वो बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो आने लग गए, ठीक है। सो जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब भी हुई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई, नो डाउट, ठीक है। फैक्टर्स दैट लेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब वो फैक्टर्स देखेंगे हम जो फैक्टर्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रीजन क्या थे, फैक्टर्स दैट लेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रीजंस जो थे वो क्या थे, ठीक है। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू सोसाइटी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फैक्टर ये थे कि पहला फैक्टर था जो नई सोसाइटी बन रही थी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू सोसाइटी। न्यू सोसाइटी की वजह से भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन। अलग अलग इंडस्ट्रियल रीजन भी आपके बन रहे थे, क्योंकि ब्लैक है ये तो ब्लैक पे चल नहीं रहा है। नेक्स्ट इज अलग अलग इंडस्ट्रियल रीजन बन रहे थे आपके, ठीक। दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। रेलवे बहुत जल्दी जल्दी जो था वो एक्सपैंड कर रहा था, बहुत जल्दी रेलवे जो था पूरे यूरोप में फैल रहा था, ठीक है। रेलवे लाइंस वगैरह और रेलवे के जो कोचेज वगैरह होते हैं उनमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था। अब भाई रेलवे जो कोचेज है वो कहाँ बनेंगे, वो बनेंगे तो इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। रेलवे ट्रेन जो भी पूरी बनेगी वो भी इंडस्ट्री में बनेगी, ठीक है। कोचेज हो गए तो इंडस्ट्री में बनेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन, कोचेज बनेंगे, इंजन हो गया वो भी इंडस्ट्री में ही बनेगा। तो भाई ये सारी चीज़ें जब इंडस्ट्री में बनेगी तो उसके लिए फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बनानी भी तो पड़ेंगी। तो जब ट्रेन बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा था, एक्सपेंशन ऑफ रेलवे हो रहा था, तो उसको उसके कोचेज, ट्रेन, इंजन बनाने के लिए इंडस्ट्री भी बहुत जल्दी जल्दी डेवलप जो है वो हो रही थी। फैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Now industrialization brought men and women and children to the factories। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रीज तो भाई बहुत बन रही थी, क्योंकि रेलवे जो है वो एक्सपैंड हो रहा था, ठीक है। रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था, तो रेलवे एक्सपैंड होने की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसी वजह से आया, ठीक है। और इंडस्ट्रियल रीजन्स बन रहे थे एंड ऑल दैट। लेकिन उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, अभी हमने देखा फैक्टर्स कौन कौन से थे जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हो गया, इंडस्ट्रीज बराबर 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 बनी जा रही हैं, लेकिन जो है उसका इम्पैक्ट रशिया या पूरे यूरोप पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि भाई मैन और वुमेन्स जो थे, चिल्ड्रन तक भी अब फैक्ट्रीज में आ गए, ठीक है। किस लिए, काम करने के लिए। अब वो ये सोच रहे हैं कि भाई काम मिलेगा तो हमें थोड़े से पैसे मिलेंगे, तो हमारे घर की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी सुधर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है मैन, वुमेन, चिल्ड्रन ये सब जो है फैक्ट्रीज में जाके काम करने लगे। वर्क आवर वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। लेकिन इनके वर्किंग आवर्स जो थे करीब 12 से 18 घंटे हुआ करते थे, ठीक है। और इनको वेजेस जो था वो बहुत ही पुअर वेजेस मिलते थे, लेस वेजेस मिलते थे, जिसकी वजह से इतना इनका पूरा फैमिली का सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन। अनएम्प्लॉयमेंट तो वैसे ही पूरे यूरोप में कॉमन थी, ठीक है। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। जब इंडस्ट्रियल गुड्स में इंडस्ट्रीज में गुड्स की डिमांड जो थी जब कम होने लगी, लो होने लगी, कम होने लगी, तो पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इसी टाइम पर जो है आपका एम्प्लॉयमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही थी, ठीक है। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। अब भाई टाउन्स बन रहे हैं, ठीक है। टाउन्स बन रहे हैं यानी कि नई न्यू सिटीज़ बन रही हैं, ठीक है। न्यू सिटीज़ बन रही है, नए नए टाउन्स बन रहे हैं। नए टाउन्स का मतलब यही होता है कि न्यू सिटीज़ बनना, ठीक है। अच्छा लिख तो दिया है मैंने, दोबारा क्यों लिख रही हूँ, ठीक है। न्यू सिटीज़ बन रही थी और जिसकी वजह से जो है हाउसिंग सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, ग्रोइंग रैपिडली, क्योंकि नए टाउन्स बन रहे थे, नई सिटीज़ बन रही थी, तो लोगों को घर भी नहीं बनवा पा रहे थे प्रॉपर। सैनिटेशन, टॉयलेट्स वगैरह जो होते हैं वो भी उनको प्रॉपर जगह नहीं होती थी, टॉयलेट्स वगैरह कहाँ बनवाएं, इन सब की भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है ना, कि कहाँ किस जगह पर, क्योंकि सारा चीज़ें जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो घेर रही थी सब कुछ, ठीक है। तो इसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। नाउ लिबरल एंड रेडिकल सर्च फॉर सोल्यूशन टू दीज इशू। अब लिबरल्स और रेडिकल्स ने इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो निकालने के लिए कोशिश किया उन्होंने। रोल ऑफ रेडिकल एंड लिबरल्स। अब ये जो इशूज थे इन पर रेडिकल्स और लिबरल्स का क्या रोल रहा, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। ज़्यादातर जितनी भी इंडस्ट्रीज रशिया में या जितनी भी इंडस्ट्रीज पूरे यूरोप में भी जो भी बनी थी इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल लोगों की थी, मतलब बड़े बड़े लैंड ओनर्स की, किंग्स की भी थी, ठीक है। और जो किंग्स के रिलेटिव्स हुआ करते थे उनकी ज़मीनें, उनकी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, ठीक है। वो लोग इंडस्ट्रीज सेटअप करते थे, बड़े बड़े जो ठीक है फैक्ट्री ओनर्स होते थे, वो फैक्ट्री के ही ओनर है, उन्हीं की फैक्ट्री है, तो ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो है पर्टिकुलर पर्सन्स की होती थी, ठीक है ना। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्फ वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर एंड एम्प्लॉयर्स। ज़्यादातर क्या होता था कि जो लिबरल्स और रेडिकल्स खुद ही जितनी भी प्रॉपर्टी थी यूरोप में और यूरोप के लोगों के पास, ठीक है, वो उसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टीज जो थी वो लिबरल और रेडिकल्स की होती थी। ये कुछ की तो इनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती थी और कुछ जो है उस प्रॉपर्टी के एम्प्लॉयर हुआ करते थे, लेकिन वो मतलब मालिक हुआ करते थे, ठीक है, उस संपत्ति के मालिक या नियोक्ता, यानी कि उनको एम्प्लॉय किया गया है उस जमीन या प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए। और एम्प्लॉय किसने किया है, वो किया है आपके राजा ने, किंग ने, या जो आपके वो है क्लर्जीज वगैरह है, उन लोगों ने नियुक्त किया है, ठीक है। सेकंड आता है आपका मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स। अच्छा, ये लोग जो थे जितना भी अपना पैसा बनाते थे, ठीक है, जितनी अपनी वेल्थ बनाते थे, जो पैसा बनाते थे, वो ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर से बनाते थे, यानी कि ट्रेड करके, यानी कि व्यापार करके, या औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रीज अपनी सेटअप करके उससे अपना पैसा ये बनाते थे। और दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज। वो ये सोचते थे
ये रेडिकल और लिबरल्स ने जो इनका रोल रहा वो ये रहा कि इनका ये मानना था, दे फेल्ट कि तरीके की चीज़ों को अगर हम एनकरेज करेंगे दैट इट्स बेनिफिट टू वुड बी अचीव्ड इफ द वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी वाज वेल्दी एंड सिटीजंस वर एजुकेटेड। तो अगर हम इन सब चीज़ों को एनकरेज करेंगे तो होगा क्या कि ये कल को हमें ही बेनिफिट इसका मिलेगा। और बेनिफिट कैसे मिलेगा कि जो वर्कफोर्स है, जो काम कर रही है, वो हेल्दी होगी, ठीक है, और मतलब वो हेल्दी अच्छी लाइफ जिएगी, हेल्दी वे में सर्वाइव करेगी, और सिटीजन्स जो थे वो एजुकेटेड होंगे, ठीक है। अगर इकोनॉमी दैट इफ बेनिफिट्स वुड बी अचीव्ड इफ द वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी जो है स्वस्थ होगी, ठीक है, अगर इकोनॉमी स्वस्थ होगी, और इकोनॉमी हेल्दी कैसे होगी कि जो हमारे पास वर्कफोर्स है, जो हमारे पास काम करने वाले लोग हैं, उनको अगर हम एजुकेटेड कराएंगे, अगर उनको हम पढ़ा लिखा बनाएंगे, तो हमारी यूरोप की या हमारे रीजन की, हमारी एम्पायर की, हमारी कंट्री की जो है इकोनॉमी जो है वो भी हेल्दी होगी। यानी कि जब लोग पढ़े लिखे होंगे, सिटीजन्स वर एजुकेटेड, देन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी, ये यहाँ पर कह रहे हैं। अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाई बर्थ, यानी कि जिन लोगों को पैदाइशी टाइम से जो है बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, ठीक है, पुराने अभिजात वर्ग, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी होती है जो पुराने टाइम से जो अभिजात वर्ग है, बहुत बड़े लेवल के जो लोग होते हैं, यही नोबल्स जो होते हैं, तो उन नोबल्स को जो उनके पैदाइश से जो है उनको प्रिविलेज मिला है, स्पेशल ट्रीटमेंट जो देते हैं एरिस्टोक्रेसी वाले लोगों को, स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी कि इनको प्रिविलेज अलग मिलते हैं। यानी कैसे बताऊं, जैसे स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं तो उनको कुछ बच्चों को टीचर जो है वो स्पेशली ट्रीट करती है, ठीक है, लाइक इन द सेम वे, ठीक है, कि जो एरिस्टोक्रेटिक लोग होते थे, यानी कि बेसिकली नोबल्स जो होते थे, ठीक है, नोबल्स या किंग्स के कोई रिश्तेदार और फ्रेंड्स फैमिली कोई हैं, तो वो कहलाते थे एरिस्टोक्रेटिक लोग या एरिस्टोक्रेटिक लोग, ठीक है, किंग्स या नोबल्स। तो इनको क्या था, इनको बाई बर्थ जो है वो सारे प्रिविलेज मिले हुए थे जन्म से ही। तो इनकी फैमिली में अगर कोई जन्मेगा तो उसके साथ वही स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा जो इनके पुराने पूर्वजों के साथ जिस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता था, यानी कि जो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है वही स्पेशल ट्रीटमेंट जो इनके बच्चों के बच्चे जनरेशन टू जनरेशन जो चलती आएगी उनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके जो थे लिबरल्स और रेडिकल खिलाफ थे, ठीक है। फॉर्मली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइजेज। फॉर्मली ये लोग ये बिलीव करते थे कि हर इंसान का अपना खुद का इंडिविजुअल जो एफर्ट हर इंसान लगा रहा है उसकी वैल्यू है। लेबर जो है हमारे पास, लेबर जो मेहनत कर रहा है, लेबर जो अपना लेबर का काम कर रहा है, और जो इंटरप्राइजेज है यानी कि जो उद्यम वाले लोग, उद्यम यानी इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं, वो लोग सब अपनी अपनी जगह पर सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, ये ऐसा मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं अपना, दैट इज लिबरल एंड रेडिकल्स बिलीव द सोसाइटी वुड डेवलप ओनली व्हेन। लिबरल और रेडिकल्स का मतलब बिलीव जो था कुछ थोड़ा सा अलग था कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब उनका बिलीव क्या था कि सोसाइटी जो है तभी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज एंश्योर्ड, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल हैं, जो कि यूरोप में हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल की अपनी खुद की एक मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, उसको ओपन टू एवरीथिंग होना चाहिए, हर चीज़ वो यूज़ कर सके या हर चीज़ पे उसका फ्रीडम हो, ठीक है। एक फ्रीडम इंडिविजुअल फ्रीडम एक मिलनी चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रीडम यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, बोल सकता है, और अपनी बात को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम, या किस तरीके से अपनी बात को किस वे में एक्सप्रेस किया जा रहा है उस चीज़ की फ्रीडम, बहुत सारी बातों के लिए यहाँ पर फ्रीडम जो है मांग रहे हैं वो लोग, ठीक है, उनकी डिमांड है। इफ़ द पुअर कुड लेबर, अगर पुअर जो पर्सन है वो अगर लेबर है, कैपिटल ओनर कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेन। तो जो कैपिटल ओनर्स हैं यानी कि वो ओनर्स जिनके हाथ में पूरा पैसा है, जो यूरोप का पूरा पैसा अपने हाथ में रखे हुए हैं, वो जो है इनके बिना जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ये भी है यहाँ पर। यहाँ ये दे आर सेइंग कि भाई अगर पुअर है वो लेबर है, ठीक है, अगर जो पुअर है वो लेबर का काम कर सकता है, तो कैपिटल ओनर बिना लेबर के तो वो भी सारा पैसा अपने हाथ में नहीं रख सकते। और क्या, जब पुअर जो है जब पुअर पर्सन जो है जब वो लेबर का काम कर सकता है, जो ये जो कैपिटल ओनर्स हैं, तो ये भी जो है बिना किसी रोक टोक के जो है अपना काम करते रहेंगे और चलाते रहेंगे, ठीक है। Many working men and women who wanted change in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. So बहुत सारे ऐसे वर्किंग मैन और वुमेन्स थे जो ये चाहते थे कि भाई हम लिबरल या रेडिकल को जो है फेवर करें, तो उसकी वजह रेडिकल एंड लिबरल्स बिकेम रेवोल्यूशनरीज, और रेडिकल और लिबरल्स को जो है कहा गया आगे चल के रेवोल्यूशनरीज, कि भाई ये जो है ये रेवोल्यूशनरीज हैं। सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल, कुछ और नेशनलिस्ट लोग भी आ गए। नेशनलिस्ट लोग का मतलब है कि कुछ आपके और एक अलग ग्रुप था जो कि नेशन के लिए काम कर रहा था, नेशन के लिए वर्क कर रहा था, वो
जो नेशनलिस्ट थे उसमें लिबरल और रेडिकल वांटेड रेवोल्यूशंस टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इन यूरोप इन 1815, यानी कि 1815 में जो है आपकी जिस तरीके की गवर्नमेंट चल रही थी या जिस तरीके की गवर्नमेंट बनी हुई थी 1815 के दौर की जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। और इसमें आपके नेशनलिस्ट, लिबरल और रेडिकल्स जो थे वांटेड अ रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन चाहते थे कि भाई एक रेवोल्यूशन हो टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट, ताकि इस तरीके की गवर्नमेंट को, ये जो गवर्नमेंट 1815 के दौरान जिस तरीके की गवर्नमेंट चल रही थी उस गवर्नमेंट को हम एंड कर सके, टू पुट एन एंड, हम इसको एंड कर सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं समाप्त कर सके या खत्म कर सके, ठीक है। यार हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, समाप्त तो ठीक है, खत्म मुझे पता नहीं है सही है कि नहीं है, वो आप देख लेना। हिंदी हिंदी का वो जो है मेरा इतना वो नहीं है मात्राओं और उन सबको लेकर, खैर एनीवेज, ठीक है। सो वो ये चाहते थे कि 1815 में के टाइम पर यूरोप में जिस तरीके की गवर्नमेंट स्टैब्लिश थी, इस टाइप की गवर्नमेंट को पूरे यूरोप से जो है वो खत्म किया जा सके, ठीक है। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी और यहाँ रशिया में क्या हो रहा था, दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्कड ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा था, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी, रशिया में दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज। कौन रेवोल्यूशनरीज थे यहाँ पर? नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स, इन सब को रेवोल्यूशनरीज कहा गया। मतलब रेडिकल और लिबरल्स तो थे, साथ में इसमें एक नया ग्रुप और ऐड हो गया था, वो ग्रुप था नेशनलिस्ट का, ठीक है। सो नेशनलिस्ट जो थे उन सबको रेवोल्यूशनरीज कहा गया एंड रेवोल्यूशनरीज जो थे वो वर्क कर रहे थे ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क, मतलब जो इस समय मोनार्की थी, जो इस समय किंग का रूल चल रहा था, उस किंग के रूल को किसी ना किसी तरह जो है भाई ओवरथ्रो करना है, किसी ना किसी तरीके से इस मोनार्की सिस्टम को जो है उखाड़ के, जड़ से उखाड़ के फेंकना है, समाप्त करना है, टू पुट एन एंड, ठीक है। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशंस, नेशनलिस्ट जो थे वो बहुत सारे अलग अलग रेवोल्यूशंस के बारे में जो है बात करते रहते थे और वो साथ में रेवोल्यूशंस करते रहते थे। दैट वुड क्रिएट नेशन, और ये एक ऐसा नेशन क्रिएट करना चाहते थे वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव अ इक्वल राइट। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशंस, नेशनलिस्ट जो है ज्यादातर बहुत सारे रेवोल्यूशंस के बारे में बातचीत करते थे एंड दे वांट अ नेशन, वो एक ऐसा नेशन क्रिएट करना चाहते थे जहां पे सबको जो है इक्वल राइट्स जो है वो मिल सके। आफ्टर 1815 गुजिप्पे मजीनी आए एक एन इटालियन नेशनलिस्ट, ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, कंस्पायर्ड विद अदर टू अचीव दिस इन इटली। अब ये भी जो है इसी तरीके का कुछ जो है इटली में कुछ इस टाइप का करना चाहते थे, यानी कि इटली को भी एक नेशन बनाना चाहते थे। ये भी ट्राई कर रहे थे क्योंकि इटली में भी बहुत अलग अलग रीजन के लोग जो है रहते थे, ठीक है। वो बहुत सारे 7 स्टेट्स में जो था वो इटली डिवाइडेड था। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स। अच्छा, ये काफ़ी चीज़ें लिखते भी थे, ठीक है। राइटिंग्स, फिलोसफर काइंड ऑफ, इज अ फिलोसफर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ये लिखते थे एंड जिसकी वजह से नेशनलिस्ट, जो यूरोप के नेशनलिस्ट थे, ऑल ओवर यूरोप में जितने भी लोग जो है नेशनलिस्ट थे या नेशनलिस्ट ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था, साथ ही साथ इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी जो है इनकी जो राइटिंग्स थी, जो ये लिखते थे सारी चीज़ें नेशनलिज्म के बारे में, ठीक है, या मोनार्की के बारे में, कैसा होना चाहिए, मोनार्की नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, ठीक है। फिर इक्वालिटी के बारे में लिखते थे, ठीक है, और नेशनलिज्म के बारे में लिखते थे, और क्या हो गया, हाँ, फिटर्निटी भाई होनी चाहिए, ठीक है, फिटर्निटी के बारे में लिखते थे। सो इन सब चीज़ों के बारे में जो भी ये बुक्स वगैरह में लिखते थे, तो जितने भी नेशनलिस्ट थे वो इनको फॉलो करते थे, इनको पढ़ते थे और इनकी सारी ये सब कुछ चीज़ें जो थे वो पढ़ा करते थे, ठीक है। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में अभी तक ये पॉलिटिकल चीज़ें चल रही थी, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, ठीक है, वो गवर्नमेंट को ज़्यादातर, गवर्नमेंट पे जोर था कि वो गवर्नमेंट को ज़्यादातर हटाना चाहते थे। नाउ बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was well known body of idea that attracts widespread attention. अभी 19th सेंचुरी तक जो है यूरोप में सोशलिज्म एक बहुत ही अलग और बहुत ही एक बड़ा मुद्दा बन चुका था, जिसे हम ये कह सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था सोशलिज्म। लाइक अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम पे पूरी वर्ल्ड में, हम यहाँ यूरोप की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मुद्दा है एक जो अभी रिसेंटली मैंने अभी जो देखा है, बहुत रिसेंट नहीं है, बहुत टाइम से वैसे तो खैर चल रहा है, ये नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनने का, कि भाई पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर ये लोग जो हैं वेजिटेरियन बनने जा रहे हैं, वेजिटेरियन बन रहे हैं और वेजिटेरियन बनने की सलाह दे रहे हैं एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारा कुछ है। तो मतलब बहुत एक बहुत बड़ी चीज़ आज के टाइम पे, बहुत बड़ी चीज़ ये बनती जा रही है धीरे धीरे वर्ल्ड में। और दूसरा अगर आप देखोगे, अगर आप हम पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड में आजकल यूट्यूब जो है बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है, ठीक है। यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालना और यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें बनाकर उससे अर्निंग करना, पैसा कमाना, ठीक है, सही है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, अगर हम वर्ल्ड छोड़ते हैं, अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी हर एक बंदे के लिए, पूरी जो हमारी 140
करोड़ की जो हमारी आबादी है, हर एक बंदे के लिए जो है ना ही गवर्नमेंट नौकरी प्रोवाइड कर पा रही है, प्राइवेट सेक्टर में हर एक पर्टिकुलर बंदे के लिए नौकरी नहीं है। जो अनपढ़ है, गंवार हैं, गांव के हैं, विलेजेस के हैं, या किसी ने कुछ पढ़ाई करी ही नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, तो यूट्यूब एक उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कम से कम वो कुछ ना कुछ कर कुरा के अपना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, कमाने लग गए। तो आजकल वर्ल्ड में ज़्यादातर लोग जो है यही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो उसी तरीके से 19वीं सेंचुरी में ऑल ओवर यूरोप में सोशलिज्म एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका था। वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़, लोगों के दिमाग में ये जो सोशलिज्म का जो आइडिया था बहुत ज़्यादा चलन में था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये फेमस हो रहा था, जिसे हम ये भी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा था, दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। और ये सोशलिज्म का ये जो आइडिया था ये वाइड स्प्रेड, मतलब और भी दूसरे कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड होने के साथ साथ लोगों का अटेंशन भी जो है बहुत ज़्यादा, ये वर्ड, ये आइडिया लोगों का अटेंशन धीरे धीरे गेन भी कर रहा था, ठीक है। वाई सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जो सोशलिस्ट जो थे, जो सोशलिज्म का ये जो आइडिया था और सोशलिस्ट को जो फेवर करते थे, सोशलिज्म को जो ज़्यादा मानते थे, तो ये सोशलिज्म वाले लोग जो थे ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये ज़्यादातर जो है ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के क्यों अगेंस्ट थे, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी बेसिकली एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी होती थी, या तो बहुत सारे लोग यानी ग्रुप ऑफ पीपल और बहुत बड़े जो लैंड ओनर्स थे वो मिलके इनको चलाते थे, ठीक है। सो इसलिए सबसे मेन मुद्दा ये इसलिए था प्राइवेट प्रॉपर्टी के, सोशलिस्ट वाले जो थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, क्योंकि एक तो पर्टिकुलर कोई लैंड ओनर है, बहुत बड़ा लैंड ओनर है, या आप कह सकते हो फैक्ट्री ओनर है, ठीक है, तो फैक्ट्री ओनर है तो उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती थी, उसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी कहा जाता था, ठीक है ना। सोशलिस्ट कंसीडर्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इवल्स। अब सोशलिस्ट जो थे वो ये कंसीडर करते थे कि भाई ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का ये जो चलन है ना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो लोग अपनी अपनी रखते हैं, फैक्ट्री ओनर, लैंड ओनर्स, या बड़े बड़े बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए, या जो रॉयल फैमिली हो गई, बेसिकली रॉयल फैमिली के लोग, किंग हो गया, ठीक है। और उस टाइम पे फ्रांस में, यूरोप में किंग्स, रॉयल फैमिली और जो क्लर्जीज होते थे, तो ज़्यादातर लैंड जो थे वो इन्हीं लोगों के ही होते थे। ये लोग जो है अपने लैंड पर पीजेंट से, फार्मर्स से, अपने लैंड पर ये लोग काम करवाते थे, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर जो सोशलिस्ट को जो फॉलो करते थे, तो सोशलिस्ट लोग जो थे वो ज़्यादातर ये कह रहे थे, कहते कि भाई सारा जो जड़ है, जो मतलब सोसाइटी में जो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना सारा कुछ जो गलत जो हो रहा है, इन सब की जो जड़ है वो क्या है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, वही इन सब की जड़ है। क्योंकि जो किंग्स हैं, किंग है, क्लर्जीज हैं, यानी कि जो फादर्स वगैरह होते थे, ठीक है, जो क्लर्जीज होते थे वो बेसिकली फादर वगैरह होते थे, ठीक है, फादर, प्रीस्ट, जो चर्च के प्रीस्ट होते थे, ठीक है, प्रीस्ट ऑफ चर्च कर लो या ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही मान लो, जो चर्च के जो प्रीस्ट होते थे, फादर होते थे, तो एक्चुअली थोड़ा बहुत देखा जाए तो आज भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत ऐसा ही है। जो चर्च का जो प्रीस्ट होता है आज भी इन इंडिया ऑल्सो, बाहर के कंट्रीज़ में भी ऐसे ही है कि जो फादर और जो प्रीस्ट वगैरह हैं चर्च में, आज भी उनके पास अताह प्रॉपर्टी होती है। हमारे इंडिया में भी यही है, इतनी प्रॉपर्टी होती है भैया, समझ नहीं आता इतनी प्रॉपर्टी आती कहाँ से इन लोगों के पास। किन गरीब लोगों की प्रॉपर्टी ये लोग मारते हैं, किन गरीब लोगों का हक मारते हैं, किसको डरा धमका के ये लोग जो है ये सारी प्रॉपर्टी हड़प करते हैं, डोंट नो, आज तक किसी को ये चीज़ जो है नहीं पता चली है, ठीक है। खैर एनीवेज, तो सोशलिस्ट को जो फेवर करते थे तो वो लोगों का भी यही मानना था कि सारी चीज़ों की जो जड़ है, सोशल इल्स जो जड़ है वो यही है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो अलग अलग जो लैंड ओनर्स हैं, किंग्स हैं, इन सब की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, यही है सारी चीज़ की जड़। Individual owned property that gave employment, but the property were concerned only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। तो वो ये यहाँ पर यही बोल रहे हैं ये कि जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती थी ना, तो इंडिविजुअल लोग जो होते थे वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। भाई फादर की यहाँ अलग है, किंग्स की प्रॉपर्टी, किंग का जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, उस पर ये लोग पीजेंट्स वगैरह से काम करवाते थे। तो ये लोग जो है क्या करते थे, वो ये नहीं देखते थे, वो पीजेंट हो गया या कॉमन पीपल हो गया, उसके वेलफेयर को नहीं देखते थे। ये बस क्या कहते थे, एम्प्लॉयमेंट, काम तो देते थे, काम करते थे, काम करवाते थे, काम देते थे लोगों को, बट वर कंसर्न ओनली विद पर्सनल गेन। लेकिन ये सिर्फ अपने पर्सनल गेन पर ही ध्यान देते थे कि इनका अपना पर्सनल प्रॉफिट होता रहे, बस, बाकी इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता था, ठीक है। फॉर पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, यानी कि जो लोग पीजेंट्स, ठीक है, फार्मर्स, जो लोग इनकी प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बना रहे हैं, यानी कि जो लोग इनकी प्रॉपर्टी को, इनके लैंड को, इनकी ज़मीन को, प्रोडक्टिव का मतलब है लैंड को इस लायक बनाया जा रहा है कि उसमें प्रॉपर अच्छा एग्रीकल्चर हो, ठीक है,
क्रॉप्स का प्रोडक्शन उसमें अच्छा हो पाए, तो यानी कि उसको प्रोडक्टिव बना रहे हैं। तो जो लोग फार्मर और पीजेंट्स, जो लोग जो है प्रोडक्टिव बना रहे हैं उस ज़मीन को, उनके जो है उनके वेलफेयर के बारे में ये लोग बिल्कुल भी बातचीत जो है वो नहीं करते थे, ठीक है। उनके वेलफेयर के बारे में ना बातचीत की जाती थी, ना उनके वेलफेयर के बारे में सोचा जाता था कि भाई उनके वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए, उनको अच्छे वेजेस देने चाहिए, वर्किंग कंडीशंस उनकी अच्छी होनी चाहिए, उनके बच्चे भी स्कूल जाने पाने चाहिए और उनकी लाइफस्टाइल भी जो है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब के बारे में ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते थे, ठीक है। तो इसलिए मेन रीज़न यही था सोशलिस्ट के जो है इसके प्रॉपर्टी ओनर पर प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो थे सोशलिस्ट बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दे वांटेड प्रॉपर्टी टू बी कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी। तो सोशलिस्ट ये चाहते थे कि प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादातर किसके कंट्रोल में हो, सोसाइटी के कंट्रोल में हो, ठीक है। मतलब सब लोग सब लोग जो है वो उनका प्राइवेट नहीं, जो प्रॉपर्टी है उस पर हक हो, सबका हक हो उस पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी करके, ऐसे करके ये क्रॉस मारा हुआ है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं चलेगी उस प्रॉपर्टी पे, चाहे वो प्रॉपर्टी कोई भी हो, लैंड हो, ठीक है, या एग्रीकल्चर लैंड हो, या खाली लैंड हो, ठीक है, या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो, ठीक है। उस प्रॉपर्टी पे सबका एज अ होल हक होगा, नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल, सो दैट मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। ताकि जो है ज़्यादा अटेंशन पे किया जा सके लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर, वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, जो जहाँ पर कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट यानी कि जहाँ पर जो कॉमन पीपल है उनकी ज़रूरतों को कलेक्टिवली जो है देखा जाए, ठीक है। कलेक्टिवली उनकी जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, उन पर ध्यान दिया जाए, टू बी पेड, नीड्स जो है उनकी, ठीक है, वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। उनकी सामूहिक सामाजिक हित उनके हित के बारे में सोचे, ठीक है। सामूहिक यानी कि कलेक्टिवली सबके हित के बारे में सोचे, ठीक है। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। अगर कहीं पर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं ऐसी सोसाइटी कैसे चलेगी जिस सोसाइटी में प्रॉपर्टी को ऑपरेट करने वाला कोई नहीं होगा, एंड व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी। और सोशलिस्ट सोसाइटी जो है मतलब क्या चाहती क्या है सोशलिस्ट सोसाइटी, उसका बेसिस क्या है, यहाँ पर ये कहने का मतलब है, ठीक है। मतलब सबके पास अगर लैंड हो रही है, सब हो रही है, तो सब अलग अलग चीज़ें बोलेंगे ना, कि कोई कहेगा कि कुछ ये कर लो, कोई कहेगा कि यहाँ पर ये कर लो, ठीक है। तो वही यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बेस क्या होगा एक सोशलिस्ट सोसाइटी का। तो कम टू द नेक्स्ट ना, डिफरेंट सोशलिस्ट विजन। अभी सोशलिस्ट लोगों के भी अपने अलग अलग डिफरेंट जो है विजन्स हो गए। अब इनके अपने अलग अलग क्या विजन्स, सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कॉपरेटिव्स। कुछ ये मानते थे कि भाई आइडिया ऑफ कॉपरेटिव्स यानी कि कॉपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। कॉपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो है मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं और वही ग्रुप ऑफ पीपल जो है उस सोसाइटी को भी चलाते हैं और साथ ही साथ जो भी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को भी वो हैंडल करते हैं। यानी कि आप मतलब उस वे में ले लीजिए कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है मिलके एक प्रॉपर्टी को रन करते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, वो लैंड हो सकता है, वो फैक्ट्री हो सकती है, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है मिलके एक प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से हैंडल करते हैं, उसी को हम कहते हैं कॉपरेटिव। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ओवन जो है, रॉबर्ट ओवन कौन थे, आपके इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह जो थे वो ये सब बनाते थे और ही वाज इंग्लिश यानी कि वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, ठीक है। लेकिन वो एक मैन्युफैक्चरर थे। नहीं, सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए। तो उन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई बाद में, जो कि बनी थी आपकी, जिसका नाम था न्यू हार्मनी इंडियाना, जो कि इंडियाना इज अ नेम ऑफ अ प्लेस जो कि यूएसए में है, ठीक है। व्हाइल अदर डिमांड दैट गवर्नमेंट शुड एनकरेज कोऑपरेटिव्स, और जो बाकी जो लोग थे वो ये भी डिमांड कर रहे थे कि भाई कोऑपरेटिव्स को जो है वो आपका एनकरेज किया जाए, जो कोऑपरेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको एनकरेज किया जाए। एग्जांपल जैसे कि फ्रांस में हुआ था, लुइस ब्लैंक 1813 से 82 तक रहे, वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस। तो वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करे, ठीक है, एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस। कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कैपिटलिस्ट हो जाते हैं यहाँ पर, फिर वही आ जाता है कि प्रॉपर्टी एक सिंगल पर्सन के हाथ में है, ठीक है, सिंगल पर्सन के हाथ में यहाँ पर प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, कोऑपरेटिव्स बने, कोऑपरेटिव्स हो गया यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, कोऑपरेटिव्स बने ताकि ग्रुप ऑफ पीपल किसी भी प्रॉपर्टी को, कैसी भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो, उसको ग्रुप ऑफ पीपल मिलके संभाले, ग्रुप ऑफ पीपल मिलके उसमें वर्क करें, उसमें काम करें, ठीक है। सो ये था
सोशलिस्ट लोगों का मानना ज्यादातर ये। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग हमने यहाँ पे डाला हुआ है, फिलहाल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एसोसिएशन ऑफ अ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइड्स द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर। ये एक चीज थी बताने वाली, ठीक है, कि गुड्स जो भी है वो प्रोड्यूस करते हैं टुगेदर, यानी कि साथ में मिलके, साथ में मिलके काम किया जाता है, ठीक है, साथ में मिलके काम करते हैं। यार मैं ऐसी आधी हिंदी रोमन आधी हिंदी इंग्लिश ऐसे लिख देती हूँ, सो डोंट माइंड ऑन ऑल दिस, ओके। सो साथ में मिलके काम करते हैं वो लोग, और मिलके काम करने के बाद वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिखा एसोसिएशन ऑफ अ पीपल, मतलब एसोसिएशन ऑफ अ पीपल यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, 10 12 15 लोग हो सकते हैं जो कि एक सिंगल प्रॉपर्टी को संभालेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी में आपका लैंड भी हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकती है, ठीक है, इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, ओके, एनीथिंग शुड बी देयर, ठीक है, प्रॉपर्टी में कोई भी चीज आ सकती है। एंड डिवाइड, और उसका जो भी प्रॉफिट होता है अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स, उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, 12 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, कितने मेंबर्स हो, जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट अकॉर्डिंगली सारे जो मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, सारे मेंबर्स को जो है प्रॉफिट दिया जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये यहाँ पर इतना था। नेक्स्ट चलते हैं, ये है हमारी कार्ल मार्क्स की फोटो। सो ही वॉज कार्ल मार्क्स की पिक्चर है, एंड कार्ल मार्क्स भी सोसाइटी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है, ऑल ओवर द यूरोप ना। 1818 से 83 तक थे, और फ्रेडरिच एंजल भी हैं जिन्होंने इनके साथ मिलकर काम किया 1820 से 1895 तक, ठीक है। सो कार्ल मार्क्स की क्या थ्योरी थी? नाउ मार्क्स आर्ग्यूड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज अ कैपिटलिस्ट। मार्क ने ये बताया या ये कहा, आप कह सकते हो, सो कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि जो हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट बेस्ड है। कैपिटलिस्ट बेस्ड है का मतलब है, कैपिटलिस्ट बेस्ड का मतलब है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें ज़्यादातर जो फ़ायदा है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो ओनर्स हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स, ठीक है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर्स, उन पे ही हमारी सोसाइटी बेस्ड है, सारा पैसा उनके पास ही जाता है। वर्कर्स जो है वो काम करते हैं, लेबर जो है काम करते रहते हैं, क्योंकि लेबर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, वो भी तो भाई सोसाइटी का हिस्सा है, उन्हें भी भाई भगवान ने, खुदा ने, कुछ भी कह लो, उन्हें भी बनाया है और उन्हें भी हमारे साथ ही बनाया है। मार्क्स ने आगे ये कहा था कि कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री। जो कैपिटलिस्ट हैं वो ओन कर रहे हैं, मतलब कैपिटल सारी फैक्ट्रीज पे, इंडस्ट्रीज पे, सब चीज़ पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है, ओन कर रखा है हर चीज़ को, ठीक है। तो ओन करने की वजह से वो ही सारा कैपिटल फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि फैक्ट्रीज में खर्च कर रहे हैं, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस बाय वर्कर। लेकिन जो प्रॉफिट है, कैपिटलिस्ट का जो प्रॉफिट है, जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है, वो सारा प्रॉफिट तो प्रोड्यूस वर्कर्स कर रहे हैं ना, सारा काम जो कर रहे हैं वो वर्कर्स कर रहे हैं, ठीक है। वर्कर्स क्या कर रहे हैं? वर्कर्स आपका सारा काम कर रहे हैं, ड्यू टू वेज कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इंप्रूव। और कैपिटलिस्ट जो है, वैसे भी कैपिटलिस्ट जो है वो वर्कर्स की कंडीशन पर किसी भी तरीके का ध्यान जो है वो नहीं दे रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। जो वर्कर जो है, मतलब वहाँ पे ऑल ओवर यूरोप में 12 से 18 घंटे काम करते थे, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट बनाने से मतलब है। तो कार्ल मार्क्स हैड सेड दैट जिसके वजह से वर्कर्स की कंडीशन में जो है वो सुधार नहीं आ रहा है, वर्कर की जो कंडीशंस हैं वो इंप्रूव नहीं हो रही है, ठीक है। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वर्कर्स जो थे वो कैपिटलिस्ट ओनर्स को, कैपिटलिज्म को और प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को, इसको ओवरथ्रो करना चाहते थे, यानी कि उठा के फेंकना चाहते थे, ठीक है, कि किसी भी तरीके से ये चीज़ हमारी सोसाइटी में से खत्म होनी चाहिए। कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट और प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा सिस्टम ये खत्म होना चाहिए। कम्युनिस्ट सोसाइटी जो थी, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो थे वो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे। एक कम्युनिस्ट का क्या मतलब होता है? कम्युनिस्ट किस चीज़ से बना है? कम्युनिस्ट जो बना है वो बना है कॉमन टर्म से। कॉमन का यहाँ पर मतलब है यानी कि कॉमन मासेस, ठीक है, कॉमन मासेस, ठीक है, कॉमन मासेस से, या कॉमन पीपल भी आप कह सकते हो, कॉमन पीपल से ये वर्ड बना कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट ये वर्ड बना इससे, ठीक है ना। सो मार्क्स क्या बिलीव करते थे? मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अपने आप को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से फ्री करने के लिए वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोसाइटी। वर्कर्स को जो है एक रेडिकल सोसाइटी जो है बनानी पड़ेगी, वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल, जहां पर सारी प्रॉपर्टी जो है वो सोशली कंट्रोल की जाएगी, यानी कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो सोसाइटी उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है, सोसाइटी कंट्रोल करेगी। फिर से एक बार देख लीजिए, वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी। रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी यानी कि रेडिकल्स की कुछ विचारधारा, इनकी पार्टी में, इनकी जो कम्युनिस्ट सोसाइटी थी उसमें रेडिकल्स की कुछ विचारधारा है, और वो चाहते थे, कार्ल मार्क्स ये मतलब वर्कर्स को ये कह रहे थे कि जो सोशलिस्ट है, जो हमारी जो सोशलिस्ट, जो हम सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, वो विचारधाराएं होनी चाहिए और ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए
चाहिए जहाँ पर ऑल प्रॉपर्टी वर सोशली कंट्रोल, जहाँ पर सारी प्रॉपर्टी जो है वो सोशली कंट्रोल हो, यानी कि सोसाइटी यानी कॉमन पीपल, कॉमनिस्ट जो है वो उस पूरी सारी प्रॉपर्टी को, सारी चीज़ों को, लैंड, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, सब चीज़ों को सोशलिस्ट कंट्रोल करें, या आप ये कह सकते हैं सारी चीजों को सोसाइटी के लोग कंट्रोल करें। देखते हैं, इट वाज कन्विंस्ड दैट वर्कर वुड ट्रिम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, और ये कन्विंस्ड वर्कर्स जो थे वो कन्विंस हो चुके थे, कार्ल मार्क्स से कन्विंस हो चुके थे कि हमें कैपिटलिस्ट से जो है वो लड़ाई लड़नी है, कॉन्फ्लिक्ट करना है कैपिटलिस्ट से। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और जब हम जो है कम्युनिस्ट सोसाइटी कैपिटलिस्ट से जब हम लड़ाई करेंगे, अपने हक के लिए हम लड़ेंगे, तभी जो है सोसाइटी वाज अ नेचुरल सोसाइटी फॉर द फ्यूचर। कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो एक नेचुरल सोसाइटी जो है फ्यूचर में बन पाएगी, एक नेचुरल सोसाइटी जो है वो बन पाएगी। ठीक है, नेचुरल सोसाइटी। अगर हम जो है कम्युनिस्ट सोसाइटी अगर कॉन्फ्लिक्ट करती है कैपिटलिस्ट से, तभी कम्युनिस्ट सोसाइटी एक नेचुरल सोसाइटी जो है आगे फ्यूचर में। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, अब सोशलिज्म को जो है सपोर्ट किन किन लोगों ने सोशलिज्म को सपोर्ट किया, यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो सोशलिज्म को किस किसने सपोर्ट किया ये देखते हैं ना। बाय द 1890s तक सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप, सोशलिस्ट आइडिया पूरे यूरोप में जो है 1870 तक जो है पूरे यूरोप में फैल चुका था। ठीक है, टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, अपने आप को कोऑर्डिनेट करने के लिए सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, एक मतलब सारे यूरोप के, सारी एशिया, अफ्रीका, सब पूरे वर्ल्ड की एक ये पहली इंटरनेशनल बॉडी बनी जिसका नाम दिया गया सेकंड इंटरनेशनल। ठीक है, पूरी सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लोग जो कि अपनी सोसाइटी में चेंजेस चाहते थे, उस पूरे वर्ल्ड के लोगों को मिलाकर जो है एक सोसाइटी बनी, एक इंटरनेशनल बॉडी बनी जिसका नाम सेकंड इंटरनेशनल रखा गया ना। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन, अब जो वर्कर्स जो थे इंग्लैंड और जर्मनी में वो भी जो है अपने एसोसिएशन जो थे वो बनाने लगे। ठीक है, अब उनके जो एसोसिएशन थे जो वो बना रहे थे टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, मतलब सोसाइटी में लोगों, वर्कर्स की तो लिविंग कंडीशंस खराब थी ही थी, लेकिन वर्कर्स के साथ जो लोग थे, कॉमन पीपल थे, ठीक है, कॉमन पीपल जो थे उनकी भी जो वर्किंग कंडीशन, जो लिविंग कंडीशन थी, बेटर लिविंग यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है, जो कॉमन पीपल थे उनकी भी जो लिविंग कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी। सो टू फाइट फॉर द बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन भी अच्छी नहीं थी और जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनकी कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी। तो दोनों तरीके के लोगों को, यानी कि वर्कर्स को भी और आपके जो कॉमन पीपल्स हैं उनकी भी कंडीशंस को ठीक करने के लिए वर्कर्स इन इंग्लैंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन, इन्होंने भी, जर्मनी और इंग्लैंड के जो वर्कर्स थे इन्होंने भी अपनी एसोसिएशन यानी कि कम्युनिटी बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। ये भी अब अपनी एक कम्युनिटी बना रहे थे, यानी और इसे कोऑपरेटिव भी कह सकते हो, जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, इन लोगों ने भी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, set up fund to help members in time of distress and demand a reduction of working hours and the right to vote। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फंड्स भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड और जर्मनी के लोगों ने जो सोसाइटी बनाई, कोऑपरेटिव्स बनाए, ठीक है, सोसाइटी कह लो, एसोसिएशन कह लो, ग्रुप ऑफ पीपल कह लो, कोऑपरेटिव्स कह लो, कुछ भी कह लो, वहाँ पर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये लोग फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, फंड्स इकट्ठा करते हैं और फंड्स इकट्ठा करके हेल्प द मेंबर इन टाइम्स, अपने ही ग्रुप के, अपने ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते थे उनकी हेल्प करते थे। जब भी अगर उनके घर में कोई बीमार हो गया या ज़रूरत है, कुछ पैसों की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उनको ये लोग जो थे वो हेल्प करते थे। और हेल्प करने के साथ साथ इनकी जो डिमांड थी, इसके अलावा जो इनकी डिमांड थी वो थी आपकी भाई वर्किंग कंडीशंस जो हैं, वर्किंग आवर्स जो हैं वो कम होने चाहिए, रिडक्शन ऑफ द वर्किंग आवर्स, क्योंकि ये लोग 12 से 18 घंटे, मैंने आपको अभी बताया, काम करते थे ये लोग। ठीक है, और राइट टू वोट, वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और जो कि वोटिंग का अधिकार इन लोगों को जो है नहीं दिया जा रहा था, नहीं मिल रहा था, अभी तक भी वोटिंग का अधिकार इनको नहीं मिला था। तो फर्स्ट हम देखते हैं जर्मनी में, मतलब मेन चीजें हम क्योंकि देख रहे हैं, सारा नहीं देख रहे हैं, जर्मनी में क्या चल रहा था। These association work closely with the Social Democratic Party and help it win the parliamentary seat। अब ये जो जर्मनी में जो एसोसिएशन बन रही थी, उन्होंने क्या किया था, रशिया की जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी एसडीपी, आपको याद होगा एसडीपी बन रही थी, ठीक है, हेल्प इट एंड विन द पार्लियामेंट्री सीट। तो जो एसोसिएशन बन रहा था जर्मनी में, ठीक है, वर्कड क्लोजली विद, उन्होंने, इन लोगों ने जो है एसडीपी के साथ जो है वो हाथ मिला लिया और एसडीपी के साथ हाथ मिलके एक अलग पार्टी बना ली। ठीक है, मतलब उनको वोट दिए, वोटिंग वगैरह उनको करी और उन्होंने एसडीपी जो था वो पार्लियामेंट्री सीट, पार्लियामेंट्री सीट जो है विन करने में कामयाब रहा, ये कह सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट अब बनाने में कामयाब रहे, क्योंकि पार्लियामेंट में इन्होंने सीट जो है वो विन कर ली थी, तो ये गवर्नमेंट भी बना सकते थे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट बनाते तो ऑब्वियसली सोसाइटल गवर्नमेंट होती, कम्युनिटिव गवर्नमेंट होती, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती। ठीक है ना।
सो इन 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म 1905 में, क्योंकि ये जब जीते तो इनके जीतने के बाद तो सोशलिस्ट यूनियनिस्ट बनी या ग्रुप बना आप कह लो, और ट्रेड यूनियनिस्ट बनी। तो इसमें दो पार्टी बनी यहाँ पर, और वो दो पार्टी थी उसमें आपकी, एक थी आपकी लेबर पार्टी जो कि ब्रिटेन में बनी, दूसरी थी सोशलिस्ट पार्टी जो कि आपकी फ्रांस में बनी। तो एसडीपी के साथ मिलके इन्होंने लेबर पार्टी ब्रिटेन में बनाई, इंग्लैंड में, जिसे आप इंग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, ब्रिटेन में भी एक्चुअली यही सब कुछ चल रहा था, पूरे यूरोप में यही चल रहा था। सोशलिस्ट पार्टी बनाई जो कि सोसाइटी के लिए काम करेगी, ठीक है, और जो प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट ओनरशिप को खत्म करेगी, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसे हम कह सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओनरशिप, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो सोसाइटल पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, और सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में बनी जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करेगी। लेबर पार्टी इंग्लैंड में बनी जो कि लेबर्स के लिए काम करेगी, वर्कर्स के लिए काम करेगी, लेबर पार्टी, ठीक है ना। सो इस तरीके की ये पार्टीज बनी। नेक्स्ट चलते हैं। टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ उल्टा हो गया कि 1914 तक जो है सोशलिस्ट जो थे वो कभी भी गवर्नमेंट नहीं बना पाए यूरोप में। जीत तो जरूर गए थे पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में जीत गए थे, विन कर लिया था, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं बना पाए। यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनके सामने जो है, जो वो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है लाके रखी ही रखी, ठीक है। बट देयर आइडिया एंड स्ट्रॉन्ग फिगर डिड शेप लेजिस्लेशन इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। लेकिन इनके जो आइडियाज़ थे, सोशलिस्ट के जो आइडियाज़ थे, यही आपके कम्युनिस्ट के और प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करने के, कैपिटलिज्म खत्म करना है, कैपिटलिस्ट खत्म करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, ये सारे जो आइडियाज़ थे, फिगर डिड शेप लेजिस्लेशन इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। यानी कि ये सारे आइडियाज़ जो थे इनके, ये पार्लियामेंट के अंदर तक पहुंच गए थे, और पार्लियामेंट इन सारी चीज़ों को लेकर पॉलिटिक्स भी खेल रही थी। यानी कि जो लोग अंदर थे पार्लियामेंट के, ठीक है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो उन्होंने अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी जो उनकी पार्टी थी उनको, उसको जिताने के लिए उन्होंने इस चीज़ को एक मुद्दा बना के पकड़ लिया, ठीक है। ना गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाई कंजर्वेटिव्स। अब गवर्नमेंट जो थी कंटिन्यू रन हो रही थी कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स के द्वारा। यानी कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो मिलके ही गवर्नमेंट जो है उसको रन करा रहे थे। गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रन बाई कंजर्वेटिव्स, रेडिकल एंड लिबरल्स। जो हमने स्टार्टिंग जो रेडिकल और लिबरल्स की पढ़ी की गवर्नमेंट चला रहे थे, तो कंटिन्यू वही हुआ, यही चलता गया। कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो सबके सब मिलके गवर्नमेंट चला रहे थे, ठीक है। सो अभी तक किसी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में अभी तक गवर्नमेंट नहीं आई थी, ठीक है।